तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चंबल की धरती पर पहुंचे हुए हैं, मुरैना में, और जन संवाद कर रहे हैं आपके नेताओं से, आपके प्रतिनिधियों से। अभी तक हमने कुल 7 सेशन किए और ये सेशन बहुत ही अहम है विजन 23 और मिशन 24 में। और हमारे साथ मेहमान भी हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसके पहले भी इन्होंने 7 मंत्रालयों की बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है। मोदी सरकार में टॉप 5 मंत्रियों में इनकी गिनती होती है और मुरैना से ही ये चुने जाते हैं, तो बिना इनके हमारा शो अधूरा रहता। तो इन्होंने हमें टाइम दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी आपका कि आप हमारे जन संवाद के इस मंच पर आए और दोबारा आए। ग्वालियर में हुआ तब भी आप थे और चंबल में हो रहा है, मुरैना में हो रहा है, तब भी आप मौजूद हैं यहां पर। सबसे पहले नरेंद्र सिंह जी, हमारा आपसे सवाल ये है, अभी आपका हाल ही में बयान आया था, चूंकि आप ही के विभाग से जुड़ा हुआ है, आपने कहा कि जो छोटे किसान हैं उनकी भलाई के लिए हम सबसे मेहनत कर रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग देख रहे हैं कि इसी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों ने देखा कि टमाटर के जो किसान रहे, कैसे उन्होंने अपनी सब्जियों को फेंका। लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि किस छोटे किसानों पर सबसे ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए। तो अब तक आपने छोटे किसानों के लिए क्या किया, वो जनता आपसे जानना चाहती है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जी। हमारे देश में लगभग 100 में से 85 किसान छोटे किसान की श्रेणी में आते हैं, यानी कि उनके पास जो भूमि का रकबा है वो 10 बीघा या 10 बीघा से कम है। और टोटल जो उत्पादन है उस उत्पादन का 40% हिस्सा इस छोटे किसान से आता है। छोटा किसान स्वयं भी अपनी खेती में निवेश करने की स्थिति में नहीं होता और कोई बड़ा आदमी भी उसके पास निवेश करने के लिए नहीं पहुंचता। छोटा किसान खेती में आने वाले जो उपकरण हैं उनको खरीदने की भी क्षमता नहीं रखता। बिल्कुल। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी भारत में कृषि की बात चले तो छोटे किसान को केंद्र में रखकर ही हम लोगों को विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी प्राथमिकता पर गांव, गरीब और किसान है और विशेष रूप से छोटे किसान की क्षमता वृद्धि हो, उसकी माली हालत में सुधार हो, वो उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाओं का सृजन किया है। आज आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यह देश में लगभग 11.5 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं और इसमें वही किसान आते हैं जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है या जो किसी शासकीय सेवा में नहीं है या जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से कम है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से छोटा किसान इस श्रेणी में आता है। उसकी आय में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष वृद्धि हो, इसके लिए सम्मान निधि योजना लाई गई। एमएसपी को देखेंगे तो पहले सरकार के विवेक पर निर्भर होती थी। हर वर्ष रबी और खरीफ में जब एमएसपी घोषित करने का समय आता था तो सरकार 5-10 रुपया कुंटल के हिसाब से बढ़ा के और एमएसपी घोषित कर देती थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि जो एमएसपी घोषित होगी उसका एक मैकेनिज्म बना दिया। देश भर में जिस जिन्स में जितनी लागत आती है किसान को, उस लागत को कैलकुलेट करके उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। उसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। देश में 10,000 एफपीओ
बनाने का काम प्रारंभ हुआ है, जिस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। एफपीओ एक नई क्रांति है कृषि के क्षेत्र में। स्वाभाविक रूप से एक एफपीओ में कम से कम मैदानी इलाके में 300 मेंबर आवश्यक हैं, और पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ 100 मेंबर भी उसको रन कर सकते हैं। एफपीओ का ये फ़ायदा है कि कुल मिला के एक किसान के पास अगर 5 बीघा ज़मीन है तो वो 5 बीघा ज़मीन में कोई अच्छे से अच्छा उत्पादन भी करे तो उसकी ताकत इसलिए नहीं बढ़ती कि उसका वॉल्यूम भी कम होता है और वो मोल भाव नहीं कर सकता और उसको मार्केट भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमने कहा है कि आप एफपीओ बनाइए, 300 किसान इकट्ठे होइए। तो अगर 5-5 बीघा के 300 किसान इकट्ठे हुए तो ज़मीन का रकबा हो गया 1500 बीघा। ठीक है। और 1500 बीघा में जब मिलकर खेती होगी तो उसमें लगने वाला आदान, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो सिंचाई हो, सब चीज़ें उसको थोक के भाव में मिलेंगी। वो माइक्रो इरिगेशन में जा सकता है और कम पानी में अधिक खेती कर सकता है। फर्टिलाइज़र उसको चाहिए तो उसको थोक के भाव मिलेगा, पेस्टिसाइड उसको थोक के भाव में मिलेगा, क्योंकि वो 1500 बीघा का किसान है और एक ही प्रकार का बीज बोएगा, एक ही प्रकार की गुणवत्ता का उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो स्वाभाविक रूप से 1500 बीघा का एक समूह एक ही प्रकार के बीज का उपयोग कर रहा है, एक ही प्रकार से खेती कर रहा है, तो उसका उत्पादन का प्रकार भी एक ही होगा और उस उत्पादन को वो वेबसाइट पर डाल सकता है और ई नाम परियोजना के अंतर्गत भी खरीद फरोख्त कर सकता है। और जब उसके पास इतना वॉल्यूम होगा तो स्वाभाविक रूप से वो एफपीओ मोल भाव भी कर सकता है कि हमारा ये क्वालिटी है और इस क्वालिटी में आपको खरीदना है तो इतना माल हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो काम हैं, इनसे निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ी है। दूसरा, हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में छोटा किसान जाए, इसके लिए भी स्कीम शुरू की है। कम रकबे में और कम खर्चे में महंगी फसल अगर वो लगाए तो उसका उत्पादन भी अच्छा हो सकता है और उसको फ़ायदा भी अच्छा हो सकता है। इसलिए हॉर्टिकल्चर मिशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और विशेष रूप से इस बार मिलेट्स ईयर है, यानी कि मोटे अनाज का वर्ष पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के आधार पर। ये जो मिलेट्स का इतना प्रचार प्रसार और अभियान चल रहा है, इसके पीछे भी छोटा ही किसान है, क्योंकि मिलेट्स की खेती जो है, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, कोदो हो, कुटकी हो, सांबा हो, ये ऐसे क्षेत्र में होती है जहाँ पर वर्षा आधारित खेती है या ज़मीन मोटी है, बहुत उपजाऊ नहीं है, तब भी हो जाती है। इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। उत्पादन, अब अच्छे बीज आ गए तो उत्पादन भी अच्छा होता है, उत्पादकता का भी लाभ अच्छा मिलता है, पानी की ज़रूरत कम होती है और छोटा ही किसान इसे करता है। जिसके पास 200-400 बीघा ज़मीन है वो ज्वार बाजरा नहीं करता, वो धान में जाता है, गेहूं में जाता है, सरसों में जाता है, सोयाबीन में जाता है, बाकी चीज़ों में जाता है। लेकिन जो छोटा किसान है वो अपना जोड़री बाजरा करके भी काम चलाता है। और मोटे अनाज की जो खेती है वो निश्चित रूप से किसान के लिए फ़ायदेमंद भी है, कम लागत में होती है तो मुनाफा भी ठीक हो जाता है और इसका प्रचार प्रसार जितना अब दुनिया में बढ़ रहा है तो इसकी प्रोसेसिंग भी बढ़ रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे एग्री स्टार्टअप्स ने लगभग 200 प्रकार के प्रोडक्ट इस मोटे अनाज से बनाए। मोटे अनाज के बिस्किट बन रहे हैं, मोटे अनाज के दूध बन रहा है, मोटे अनाज से आइसक्रीम बन रही है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, डोसा बन रहा है, इडली बन रहा है,
आज नहीं, कल मैं आईसीआर में था तो कैंटीन में इडली ज्वार की मिल रही थी हम लोगों को, जो खाने में परोसी गई। तो 200 प्रकार के प्रोडक्ट ज्वार, बाजरा, कोदो, कोंगनी, रागी, सांबा इनसे बन रहे हैं। और इसमें आधे से अधिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे वैश्विक मार्केट को कम्पीट कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे नौजवानों ने रिसर्च करके उन्हें बनाया है। कहने का आशय ये है कि कुल मिला के मिलेट्स ईयर की धूमधाम से पूरी दुनिया में मिलेट्स की मांग बढ़ रही है, और मिलेट्स की मांग बढ़ेगी तो मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे तो उसका फायदा छोटे किसान को मिलेगा। छोटे किसान को उपयुक्त दाम मिलेगा तो छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। तो कुल मिला के हमारी हर नीति में छोटा किसान है, छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी तो देश की ताकत बढ़ेगी। तो नरेंद्र जी ये मानते हैं कि हमारे ध्यान में छोटा किसान है, और छोटा किसान अगर बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अटल एक्सप्रेसवे कब तक बन जाएगा और रुकावट क्यों आ रही है? नहीं, स्वाभाविक रूप से अटल एक्सप्रेस वे बनाने की हमारी कल्पना है। जमीन के एग्जीक्यूशन का मामला चल रहा है और उसके लेआउट के सर्वे का दोबारा से सीएम साहब ने उसको निर्देश दिए हैं, तो वो कार्यवाही अभी चल रही है। बड़ा प्रोजेक्ट है, 7-8 हज़ार करोड़ रुपया लगेगा, तो एक दिन में तो होगा नहीं। यानी समय लगेगा इसमें? हाँ, स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, आमूलचूल परिवर्तन करने वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, और एक चीज़ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, डिजिटल एग्री मिशन से किसानों के जीवन में कितना बदलाव आने वाला है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का जब काम पूरा होगा तो हकीकत में अभी आपके पाइपलाइन में हमारी खेती पूरी तरह आधुनिक खेती के रूप में तब्दील हो जाएगी। अभी क्या है, वैसे अगर देखें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है। आज भी अगर देखें तो जीडीपी में कोविड के बावजूद भी खेती की ग्रोथ स्थिर नहीं रही, बल्कि बढ़ी भी है। तो देश की ग्रोथ को भी टिकाए रखने में खेती का योगदान रहा है। दूसरा, देश के लोगों का पेट भरना, यह भी खेती ने ही पूरा किया है। और इसी दौरान हमारे पास इतना खाद्यान्न था कि हमने घर की भी आपूर्ति की। दुनिया की जो आवश्यकता थी, हमारे मित्र देशों की आवश्यकता थी, या जो देश ऐसे हैं जिनको खाद्यान्न की ज़रूरत ही थी और हम दे सकते थे, वो हमारी तरफ निहार रहे थे, हमने उनको भी देने का काम किया। कोविड के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि दुनिया के सारे कल कारखाने बंद थे, लेकिन खेती का काम रुका नहीं। उस समय जब लॉकडाउन था तो फसल कटाई के लिए खड़ी थी, कटाई का काम पूरा हुआ, सरकार ने खरीद का काम पूरा किया और अगली फसल की बुआई के लिए भी किसान ने पूरी तैयारी की। और उस समय हमको लगता था कि शायद अगली फसल की बुआई ठीक से नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहले से अधिक बुआई करके एक तौर से रिकॉर्ड बनाया। और अर्थव्यवस्था में खेती ने बड़ा योगदान किया है। अर्थव्यवस्था खेती की हमारी प्रधान व्यवस्था है और इसलिए इस प्रधानता को बल देना, यह हमेशा देश को बल देने के लिए जरूरी है। और इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि पिछले दिनों से लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि खेती और किसानी आगे कैसे बढ़े, इसमें सुधार कैसे हो। तो अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश भर में सब लोग कहते हैं किसान अन्नदाता है, बिल्कुल, लेकिन किसी भी सरकार के पास कितने किसान हैं इस देश में, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की और मोदी जी टेक्नोलॉजी के उपयोग के विशेष आग्रही रहते हैं और इसलिए
कोई भी गलत आदमी इसमें प्रवेश न करे, पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। और इसलिए लगभग 11.5 करोड़ किसानों का डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ और आज हम 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ये पहली स्कीम है जिसके 2.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होने के बाद भी पूरे देश में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता कि मुझे 1 रुपया कम मिला। ये तो जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, गांव में जाते 15 रुपया रह जाते हैं, 85 रुपया अमानत में खयानत हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सुधार टेक्नोलॉजी से आया है। आपने डिजिटल एग्री मिशन की बात की, डिजिटल एग्री मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का लगभग प्लेटफॉर्म बन गया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी राज्य और सभी राज्य के किसान उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो हर किसान का जो प्लॉट का रकबा है वो जियो टैग सहित हमारे रिकॉर्ड पर होगा, उसकी पूरी बाउंड्री का लेखा जोखा भी हमारे पास होगा और वो किसान आधार से लिंक होगा, उसकी ज़मीन का रकबा भी हमारे पास होगा, उसका बैंक अकाउंट भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, उसको किस किस योजना का लाभ मिल रहा है, किस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, किस योजना में वो पात्र है और पात्रता के अनुसार वो लाभ उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, अभी हमारे देखने में ही नहीं आता है। वहाँ से राज्य को पैसा भेजा, राज्य ने जिले में भेजा, जिले में इसे वितरण हुआ, उसे वितरण हुआ, समझ में ही नहीं आता है। तो पूरा डिजिटलाइजेशन होने के बाद हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि देश के किस खेत में कौन सा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय हम सैटेलाइट का भी उपयोग करेंगे और फसल के आकलन के लिए हम मैनुअल नहीं जाएंगे। अभी भी कई बार क्या होता है कि पटवारी पर निर्भरता होती है, आपने बोई सरसों है, पटवारी गेहूं लिखे बैठा है, वो गए ही नहीं आपके खेत पर। ये व्यवहार में कई लोग अनुभव करते हैं। पिछले बार हमारे मुरैना में ही ऐसी स्थिति थी। तो जब सैटेलाइट का उपयोग करेंगे तो पूरे देश भर में किसके खेत में क्या हो रहा है तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसकी जानकारी हमको होगी और हम उससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगले बार किस चीज़ का उत्पादन कितना होगा और कितना होगा तो मार्केट की स्थिति क्या रहेगी, मार्केट कहाँ डगमगाएगा, कौन सी जिन्स का अभाव रहेगा। तो हम एडवाइजरी भी दे सकते हैं किसान को कि भाई अब इस बार चने के जो किसान हैं वो कृपा करके मध्य प्रदेश में सिर्फ इतना कुंटल ही चना लगाएं, तो इससे यानी किसानों का जीवन बदलेगा। इससे ज़्यादा न लगाएं, आप और दूसरे दलहन पर जाओ। एक चीज और मैं नरेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप दोनों लोकसभा के सांसद रहे हैं, ग्वालियर और मुरैना के, और हैं भी, तो ये चंबल का पानी 20 सालों से नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या योजना है? नहीं, चंबल का पानी कहाँ नहीं मिल रहा है? ग्वालियर और मुरैना को नहीं योजना वो दरअसल चंबल का पानी नहीं मिलने का कारण अलग अलग है। मुरैना में तो चंबल से पानी लाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और उस पर काम चल रहा है, अंदर टंकियां बन रही हैं, पाइपलाइन डल रही है। थोड़े दिन में जब ये काम पूरा होगा तो ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा और ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आएगा। ठीक है। ग्वालियर ने अपना स्कीम बदला, पहले ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट साडा के माध्यम से हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन से मदद लेके और चंबल का पानी ले जाना चाहते थे। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने उस योजना को अमृत 2 में डाला, तो अमृत 2 आते आते टाइम लगा। अब अमृत 2 केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दिया है और उसमें वो ग्वालियर का प्रोजेक्ट शामिल हो गया है और उद्गम स्थल पर मुरैना और ग्वालियर एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि हमने वो प्रावधान करके छोड़े हैं। और जैसे ही इनका काम पूरा मंजूर होगा तो ग्वालियर का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और मुरैना में तो चंबल का पानी आना तय हो ही गया है, उस पर काम चल ही रहा है। चलिए, आपने गुड न्यूज़ तो दिया है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि 23 में मध्य प्रदेश का चुनाव है और 24 में लोकसभा का चुनाव है। 23 में आप अपनी पार्टी की कैसी स्थिति देखते हैं?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। बीच में कुछ समय था जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग इस बात के साक्षी हैं कि 2003 से पहले का मध्य प्रदेश अंधकार वाला मध्य प्रदेश था, सड़क नहीं गड्ढों वाला मध्य प्रदेश था, अर्थव्यवस्था चौपट थी। पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के इंजीनियर को मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया था कि आप लोग चाहो तो प्राइवेट ठेकेदारी भी कर सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंटों के पास काम करने के लिए पैसा नहीं है। और बिजली का एक कटआउट खरीदने के लिए भी एमपीबी का इंजीनियर सक्षम नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश को इस दुरावस्था के दौर से भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। विकास की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप 24 घंटा बिजली मिल रही है, गांव को मिल रही है, फीडर सेपरेशन हम लोगों ने किया है। सिंचाई जब हम लोग सरकार में आए थे तो 7 लाख हेक्टेयर थी, उसमें सारी सरकारों का भी 2003 से पहले जो योगदान था वो भी था, और राजे रजवाड़ों के समय भी जो डैम और नहरें बनी थी वो भी था। कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज मध्य प्रदेश में 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। यह मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है, और आने वाले कल में हम लोग 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करें, इस विजन को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से देखेंगे तो पहले सड़क के गड्ढों पर हास्य कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ी जाती थी मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश की अच्छी सड़कों की चर्चा पूरे देश भर में होती है। मध्य प्रदेश में सुशासन है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीकरण बढ़ रहा है। मुरैनाई क्षेत्र आप देख लो, पहले ये छोटा क्षेत्र था, बामोर डेवलप हुआ, मालनपुर डेवलप हुआ, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, पिपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, और लगातार छोटे छोटे स्थानों पर भी ये मुरैना हमारा छोटा सा जगह है, इसी में अगर देखेंगे तो 40 से लेके 50 के बीच में सरसों के तेल की इंडस्ट्री इसी मुरैना में है। तो मतलब कुल मिला के मुरैना सरसों के उत्पादन की दृष्टि से भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और सरसों की प्रोसेसिंग की दृष्टि से भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। व्यापार भी बढ़ रहा है, खेती भी बढ़ रही है। जन कल्याण की दृष्टि से देखेंगे तो संबल योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना तक, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। लेकिन मैं नरेंद्र जी ये कह रहा हूं, आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पास तो ये स्कीम है नारी शक्ति, वो फॉर्म भी भरवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए देंगे, और बोल रहे हैं सिलेंडर भी 500। कह रहे हैं कि मैंने हिमाचल और कर्नाटक में इसकी शुरुआत भी कर दी है, और इसमें कोई दो राय नहीं, वो आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। देखिए, कांग्रेस माने झूठ की गारंटी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी पिछले बार जब आए थे, चुनाव हुआ था, और उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी 10वें दिन कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कर्जा भी माफ नहीं हुआ और मुख्यमंत्री भी नहीं बदला गया। मुख्यमंत्री भी हमको ही बदलना पड़ा, राहुल गांधी ने नहीं बदला। और पंजाब में भी इसी प्रकार की उन्होंने बात कही थी, हिमाचल में भी उन्होंने इसी प्रकार की बात कही थी। मैंने अभी लाडली बहना योजना की बात नहीं की थी, मैं लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहा था। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें अनेक जगह थी। क्या लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने शुरू की? क्या लाडली बहना योजना उन्होंने शुरू की? जब कांग्रेस की सरकार 1.5 साल के लिए बनी तो उन्हें संबल योजना क्यों बंद की? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्यों बंद की? जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उनको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। जहां तक लाडली बहना योजना का सवाल है, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस राज्य की 1.25 करोड़ बहनों को रजिस्टर्ड किया, और पहली किस्त उन्होंने 1-1 हजार रुपए की उनके खातों में डाल दी। दूसरी किस्त कल डलेगी। हाँ। कल डलेगी। जहां तक उनके 1500 का सवाल है, तो तुमने पहले 500 के बारे में नहीं सोचा, अब 1500 की बात कर रहे हो।
अगर उस समय तुम पहले 500 के बारे में सोचते तो हम इसके सोचते पीछे कि उनका तर्क क्या है? तो हम 1500 की बात पर विचार कर सकते थे। और जो मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने लाडली बहना की बात कही है, वो सिर्फ 1000 तक सीमित नहीं है। उस योजना को सने सने विभिन्न प्रकार से हम 3000 रुपये महीना तक ले जाएंगे। और मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विकास और जन कल्याण हमारा प्रमुख मुद्दा है। कांग्रेस का इतिहास झूठ का इतिहास रहा है, इसलिए कांग्रेस पर मध्य प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करेगी। पिछले बार भी चुनाव हुआ था तो हमको वोट ज़्यादा मिले थे, सीटों का 4-5 का समीकरण गड़बड़ा गया था, लेकिन इस बार हम सजग हैं। हम वोट भी ज़्यादा लेंगे, सीटें भी ज़्यादा लेंगे और बहुमत की सरकार बना के सफल होंगे। ठीक है नरेंद्र जी, वो तो कहते हैं कि आप किसान कर्ज माफी की बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमने विधानसभा में आंकड़े रखे। दूसरी बात, ये तो अलग बात हो गई, राहुल गांधी किसानों की नब्ज टटोलने के लिए, जो कि आपने कांग्रेस को झूठ की गारंटी कहा, नब्ज टटोलने के लिए अब वो खेतों में उतर गए हैं, खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। इस पर एक कृषि मंत्री का क्या कहना है? ये सब फसली लोग हैं। फसली लोग जब सीजन आता है तो सीजन के हिसाब से जोकरी शुरू कर देते हैं। मतलब इससे पहले राहुल गांधी कभी मंदिर नहीं जाते थे। जब उनको लगा देश का हिंदू जाग रहा है तो जनेऊ भी उनने पहन लिया और अपना गोत्र भी उन्हें मालूम नहीं था तो किसी ने बता दिया कि दत्तात्रेय गोत्र है। तो अब जब चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मंदिर जाना बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में ही है। हम धर्म को एक जीवन पद्धति मानते हैं। हम पूजा पद्धति एक अलग पक्ष है, लेकिन धर्म एक ऐसी धारणा है, अगर उस पर आदमी अडिग रहता है तो वो पथभ्रष्ट नहीं होता। और मानवीय धर्म को हर एक आदमी ने अपनाना चाहिए। कांग्रेस ने उस धर्म को भी छोड़ा और अब स्थिति ये आ गई है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़मीन पूरी तरह खिसक गई है तो भैया अब तो हम जनता के सेवक हैं, तो अब हम खेत में भी ट्रैक्टर चलाएंगे और बैल भी हाथ में लेके चलेंगे और अब हम साइकिल से भी चलेंगे। अरे व्यक्तिगत जिंदगी में क्या करते हो ये दुनिया जानती है अच्छे से, और अभी तक आपने क्या किया ये भी अच्छे से जानती है। अखबार में छपने के लिए और न्यूज में रहने के लिए आप कोई भी नाटक नौटंकी करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि मौसमी ये लोग हिंदू हैं, पर आप देखिए कांग्रेस का दफ्तर देख लीजिए, वो भी भगवा में है। हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ हो रहा है, आप देखिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि धर्म का अगर कोई बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किया है तो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि चुनाव का समय है तोमर जी, तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए दरअसल क्या है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, नियत भी सही है और हमारे चलने की दिशा पूरी तरह स्पष्ट है और आज से नहीं आरंभ से है। 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने जब जनसंघ का गठन किया तो कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। बिल्कुल, हम उन सिद्धांतों पर आज तक चल रहे हैं, हम उनसे डिगे नहीं हैं। हमारी राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्धता थी तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं। कांग्रेस इधर उधर बगले झांकती रही। हमारी धारा 370 के प्रति प्रतिबद्धता थी कि इसको हटाएंगे, हमने छिपाया नहीं। यूसीसी के मामले में हमारी प्रतिबद्धता है, हमने कभी छिपाया नहीं और ये हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा भी नहीं रहे। आप देखिए सामान्य तौर पर अगर ये हमारे लिए चुनाव या वोट का विषय होते तो हम चुनाव में लाभ लेने के लिए इसको करते। राम मंदिर का विषय हमारी आस्था का विषय था, हमने उसको वोट से कभी नहीं जोड़ा। वो 2014 से 19 के बीच में हमारी सरकार रही, राम मंदिर का विषय हम पहले कर सकते थे, धारा 370 हम पहले कर सकते थे, लेकिन 2019 का चुनाव जीतने के बाद ही हमने धारा 370 हटाई ना, उसके बाद ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विषय हैं ये हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। राहुल गांधी के लिए जनेऊ वोट का विषय हो सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ना वोट का विषय हो सकता है,
ये हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसलिए भगवान राम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है और हनुमान जी की गदा भी हमारे साथ है। बिल्कुल, ये हो सकता है आपका विचार है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप भले इससे डिनाई करें, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में जीत की गारंटी माने जाते हैं। जब भी कहीं पार्टी फंसती है, नरेंद्र सिंह तोमर को आगे कर दिया जाता है। 23 में, हालांकि ये तो राज्य का चुनाव है, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के नाते मेरी जो भूमिका पार्टी ने तय की, मैंने उसको ईमानदारी से निभाने का हमेशा प्रयत्न किया है। और भारतीय जनता पार्टी ही जीत की गारंटी होती है, व्यक्ति जीत की गारंटी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का पसीना जब धरती पर गिरता है, वो जीत के रूप में परिवर्तित होता है। मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहता हूँ। इस चुनाव में भी पार्टी के लिए जीत तोड़ मेहनत करूँगा और पार्टी सत्ता में पहुँचे, ये पूरा ईमानदारी से प्रयास करूँगा। एक अंतिम सवाल, 23 में क्या स्थिति आप देखते हैं? चूंकि वो कहते हैं कि कर्नाटका भी हमने जीता, हिमाचल भी जीता, 23 में फिर भी आपका क्या आकलन है? देखिए, एक चुनाव से दूसरे चुनाव को नहीं जोड़ना चाहिए। पिछले बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हम मध्य प्रदेश हार गए थे, राजस्थान हार गए थे और छत्तीसगढ़ हार गए थे। लेकिन हाल ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सारी लगभग सीटें हम जीत गए। तो इसलिए किसी चुनाव को किसी दूसरे चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश का चुनाव अपनी अलग परिस्थिति का चुनाव है, इसके अलग विषय हैं और उन विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बहुमत की सरकार बनाकर सफल होंगे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह तोमर जी, जनसंवाद के इस मंच पे यानी मुरैना की इस धरती से आपने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव को जोड़कर नहीं देखना चाहिए, हर चुनाव अलग होता है। और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यहां पार्टी प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं। बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए, जनसंवाद को देखने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का।